हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। HPSC AMO 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आज हम मॉडर्न का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं, जो कि है मॉडर्न पीडियाट्रिक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। और टेलीग्राम के हमने 2 चैनल स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि एक आयर आर्मी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा, जिसमें इन सभी लेक्चरों से जुड़ी फ्री PDF नोट्स आप सभी को उसमें मिल जाते हैं। और नेक्स्ट जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है वो डिस्कशन ग्रुप का HPSC स्पेशल के लिए हमने रखा है, जिसमें आप सभी की जो भी क्वेरी होती हैं उसमें पूछ सकते हैं। और आयर आर्मी टीम जब भी उनको टाइम मिलेगा तो वो हम आपको उसका आंसर दे दिया करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स के बारे में बात करें तो मॉडर्न पीडियाट्रिक्स से MO के एग्जाम में खासकर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं। और जो क्वेश्चन बनते हैं पीडियाट्रिक्स से वो काफी इजी बनते हैं, मतलब मुश्किल नहीं होते हैं। तो मैं जो आज पढ़ाऊंगा उसमें से ही लगभग क्वेश्चन आएंगे, और उसी में से क्वेश्चन फंसते हैं। तो आप सीरियसली एंड तक हमारी वीडियो देखें, फिर आप पाएंगे कि बिल्कुल पीडियाट्रिक्स में आपका, मॉडर्न पीडियाट्रिक्स में आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, और आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आप लगभग टिक लगा लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करें तो वैक्सीनेशन शेड्यूल, वैक्सीनेशन के बारे में। तो एट बर्थ, जब बच्चा बेबी जो है जन्म लेता है, तो एट बर्थ पे हम कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। तो BCG हो गया, ठीक है, टीबी के लिए। तो इसमें डोज याद ना रखें, डोज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो वैक्सीन और एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंट्राडर्मल लगाते हैं लेफ्ट डेल्टोइड मसल में। फिर क्या है, OPV हम देते हैं बच्चे को 2 ड्रॉप ओरल देते हैं। हेपेटाइटिस बी का लगाते हैं 0.1 ml IM लगाते हैं, ठीक है। 6th वीक में DPT लगाते हैं, डिप्थीरिया परट्यूसिस और टेटनस के लिए IM। और OPV है, सेकेंड डोज देते हैं ओरल। हेपेटाइटिस बी जो है IM लगाते हैं सेकेंड डोज। फिर 10th वीक में DPT और OPV देते हैं। 14th वीक में DPT OPV हेपेटाइटिस बी का बूस्टर डोज देते हैं। 18th वीक में OPV देते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है 9th वीक में मीजल्स देते हैं। तो मीजल्स सबक्यूटेनियस देते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप। 15 मंथ में MMR देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, ये भी मीजल मम्स रूबेला की। फिर बूस्टर डोज देते हैं DPT और OPV का। और DT लगता है 3.5 साल पे इंट्रामस्कुलर। तो ऊपर के जो हैं, जो मैंने बताया मीजल्स, MMR और एट बर्थ के, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं इस टेबल में। फिर अगला इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो कुछ वैक्सीन होती हैं जिंदा, जिसमें जिंदा बैक्टीरिया या जिंदा वायरस हम बॉडी में देते हैं। और एक होती है किल्ड बैक्टीरिया या किल्ड वायरस हम दिए जाते हैं, उस मतलब बॉडी में किल्ड बैक्टीरिया देते हैं वैक्सीन के द्वारा। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। तो लाइव बैक्टीरियल जो होती हैं, ठीक है, तो वो होती है BCG और टाइफॉइड। तो आपको याद रखना है, बी से BCG, बी से बैक्टीरिया, तो लाइव, ठीक है। तो BT लाइव। तो BT लाइव कैसे याद रखेंगे, नीट की तैयारी या PMT की तैयारी जब हम करते थे तो BT थ्योरेंजेनेसिस, BT कॉटन हम पढ़ते थे, याद हो तो, बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी ना कॉटन की। तो BT कॉटन से याद रखें, BT लाइव, तो आपको याद रह जाएगा ये। फिर लाइव एटेन्युएटिक वायरल, ऐसा कौन सा वायरस जो लाइव देते हैं हम, तो OPV और मीजल्स का। ओरल पोलियो वैक्सीन जो पिलाते हैं वो जिंदा वायरस देते हैं हम, पोलियो का, ठीक है, और मीजल्स। फिर किल्ड की बात करें बैक्टीरियल में, तो MMR, DPT, टाइफाइड और वेरिसेला। तो इसको याद रखेंगे, DPT का MMR, ठीक है, DPT का MMR, जिसमें DPT हो गया और कैसे का से हो गया आपका किल्ड, तो DPT का MMR। फिर किल्ड वायरल की बात करें तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या इंजेक्टेबल जो देते हैं, हेपेटाइटिस E और रेबीज। तो HR की आई, HR क्या है, हिमेश रेशमिया, अपने आप को HR बोलते हैं ना वो। तो हिमेश रेशमिया की महाराष्ट्र में मम्मी को क्या बोला जाता है, आई। तो HR की आई, तो हेपेटाइटिस A, R से रेबीज, कैसे हो गया किल्ड, और आई से हो गया इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, याद रहेगा आपको अब। फिर मॉडिफाइड बैक्टीरियल टॉक्सॉइड्स जो होते हैं, डिटनिस टॉक्साइड और डिप्थेरिया टॉक्साइड, ये तो याद ही होगा आपको। बाकी आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वायरल होता है हेपेटाइटिस बी, ये याद रख लेना। फिर स्टेजेस ऑफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। फ्रोजन वैक्सीन कौन सी होती है, जिनको फ्रिज में हम रखते हैं, BCG, पोलियो, मीजल्स और येलो फीवर। कैन नॉट फ्रोजन, DPT, TT और टाइफाइड। फिर वैक्सीन में आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, साक वैक्सीन किल्ड पोलियो वैक्सीन को कहते हैं, ठीक है। और सेबिन वैक्सीन जो होता है वो लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन को कहते हैं। और स्वाट्स वैक्सीन जो होता है वो मीजल्स की वैक्सीन को, और सैंपल फॉर रेबीज की। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके।
कि रूबेला, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी एसेंशियल वैक्सीन में आता है। मीजल वैक्सीन 15 मंथ तक देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, डिप्थीरिया का सीक टेस्ट होता है, तो इसको याद रख लेना आप डीएस से, ठीक है। डिप्थीरिया सीक टेस्ट। और स्कारलेट फेवर डिक टेस्ट होता है, ठीक है, तो एसडी से याद रखना। मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड डालते हैं ना मोबाइल में, तो उससे एसडी कार्ड से याद रखना स्कारलेट फीवर डिक टेस्ट। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एसडी कार्ड से फॉर्मूला से याद रखना। फिर पोलियो वैक्सीन की बात करें तो साक इंजेक्टेबल होती है, सेविन ओरल होती है, तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर क्या है, रेबीज आईएम देते हैं इसकी। ये मतलब जो टाइम पीरियड है वो याद रहना चाहिए, 0, 3, 7, 14, 28 दिन पे, यानी 0 डेज जो हो गया जब काटा, उसी 24 घंटे में लगता है पहला डोज। फिर उसके 3 दिन बाद, फिर 7वें दिन, 14वें दिन, ठीक है, 28वें दिन। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, और आप जब एज ए एमओ बन जाएंगे, आप डिस्पेंसरी में बैठेंगे, तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए। कोई पेशेंट बहुत सारे आते हैं इसके। विटामिन ए की बात करें, 9 डोज लगती हैं। ये डोजेज याद ना रखें आप, बस ये याद रखें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसकी डोज है, तो ये हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है। विटामिन ए की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। विटामिन के 0.1 ml आईएम देते हैं, तो याद रखें। फिर बच्चों के माइलस्टोन होते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है। तो ग्रोस मोटर माइलस्टोन जो हमने पढ़े थे बीएमएस में यूजी टाइम पे, फाइन मोटर माइलस्टोन होते हैं। तो माइलस्टोन वैसे तो इंपॉर्टेंट है एज ए पीडियाट्रिशियन, लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ना तो एमओ में ना ही एआईपीजीटी में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने ग्रोस मोटर के डाल दिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। फाइन मोटर के कोई नहीं पूछता है, जिसमें 3 मंथ पे नेक होल्डिंग बच्चा सीख जाता है, 5 मंथ पे रोल्स ओवर, 6 मंथ में अपने सपोर्ट से बैठना स्टार्ट कर जाता है, 8 मंथ में सिटिंग विदाउट सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना, मैंने पीडीएफ में डाल दी है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट जो है इसमें नियोनेटल रिफ्लेक्सेस है। तो मोरो रिफ्लेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कब इसका अपीयरेंस होता है और डिसअपियर कब होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखें, एट बर्थ पे होता है मोरो रिफ्लेक्स, और 3 मंथ तक रहता है। तो मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, जब बच्चा को गिराते हैं तो ऐसा लगता है ना, जब हाथ फैला लेता है, अपना फ्लेक्शन कर लेता है फुल, ठीक है, तो उसको डर लगता है, तो वो हो गया मोरो रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स क्या हो गया, बच्चे को जब भी कुछ दिखाते हैं तो वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, या उसका कदम बढ़ा, तो वो हो गया स्टेपिंग रिफ्लेक्स एट बर्थ, और 6 वीक तक रहता है। प्लेसिंग रिफ्लेक्स क्या हो गया, वो भी बर्थ पे अपीयर होता है और 6 वीक तक रहता है। प्लेसिंग रिफ्लेक्स यानी उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, जो भी चीज दिखाए, या किसी कोई भी चीज उसके सामने को, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। शकिंग और रूटिंग रिफ्लेक्स क्या हो गया, कि बच्चा जो है माता का दूध हम अपने आप ही ढूंढ लेता है, और उसमें सकिंग और रूटिंग रिफ्लेक्स होता है बर्थ से ही, ठीक है। तो 4 से 7 मंथ तक रहता है, उसको स्पेशल ढूंढना नहीं पड़ता है। फिर पाल्मर ग्रास्प हो गया। पाल्मर ग्रास्प, कोई भी बच्चा को पेन पकड़ाते हैं लाइक, तो वो अपनी हथेली से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो एट बर्थ से ही होता है उसमें, और 10 मंथ तक रहता है। जैसे आप उंगली पकड़ा देते हैं तो पकड़ लेते हैं ना अपनी हथेली से, तो वो चीज हो गई। प्लांटर ग्रास्प हो गया वही, कि आपको कोई भी चीज ग्रास्प कर लेता है प्लांटर सरफेस। फिर नेक राइटनिंग हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर टॉनिक नेक रिफ्लेक्स हो गया, पैरासूट रिफ्लेक्स हो गया। पैरासूट रिफ्लेक्स पढ़ लेना, 9 मंथ पे होता है, पैरासिस्ट परसिस्ट थ्रो लाइफ। तो ये ज्यादा। फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अपगार स्कोर का। तो आप ने पढ़ा भी होगा यूजी में, और जब आपने अपनी इंटर्नशिप करी होगी, ड्यूटीज करी होंगी, तो उसमें देखा होगा, जब नियोनेटल जब बच्चा होता है, जस्ट डिलीवरी होती है, तो उसमें आपका अपगार स्कोर देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, या ठीक है, उसका मतलब ओवरऑल उसमें अपगार स्कोर से पता चल जाता है उसका। तो फिर अपगार स्कोर में क्या होता है, ए से होता है अपीयरेंस, कि भाई बच्चा कलर कैसा है, ब्लूइश तो नहीं है, नीला सा तो नहीं पड़ा हुआ है, पिंक लग रहा है, कैसा है, ठीक है। पी से हो गया पल्स, जिसमें हार्ट रेट देखते हैं। जी से हो गया ग्राइमेस। ग्राइमेस का मतलब हो गया स्माइल कर रहा है, रो रहा है, या क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो चीज। ए से हो गया एक्टिविटी, लाइक पैर चला रहा है क्या नहीं, हाथ चला रहा है क्या नहीं, रो रहा है क्या नहीं, वो चीज हो गई। आर से हो गया रेस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है, तो यानी रेस्पिरेटरी रेट उसका क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल बेबी स्कोर जो है 8 से 10 होता है, आप याद रखें। और 1 मिनट, मतलब बर्थ के 1 मिनट के बाद आप चेक करते हैं अपगार स्कोर। फिर उसी हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं कि रेसक्सिटेशन करना है, या अगला स्टेप क्या है इसको, या नर्सरी में भेजना है, ठीक है, या एनआईसीयू में भेजना है, तो वो चीज हम देखते हैं। एबगार स्कोर जो लेस देन 7 होता है, वो एस्फिक्सिया के लिए होता है, तो एस्फिक्सिया माना जाता है उससे। इसको आगे टेबल में और पढ़ लेंगे, आगे टेबल आएगी पीडीएफ में। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं, अम्बलाइकल कोड। तो अम्बलाइकल कोड जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर के ऊपर से काटी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ये वाला, कि 2 आर्टरी और 1 वीन्स होती है, लेफ्ट इज, ठीक है, 2 आर्टरी और 1 वीन होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो ए बी इसे याद रखें, ए वी ए। तो
तो 2 आर्टरीज 1 वीन्स। फिर जो एम्बलाइकल कोड है उसका आजकल यूज हो रहा है स्टेम सेल में, ठीक है, जेनेटिक डिजीजेज में हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर कुछ नॉर्मल चीजें हैं न्यूबॉर्न में, कि वेट क्या होता है, 2.5 से 3 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम तक का होता है नॉर्मल जो माना जाता है। लेंथ होती है अम्बिलाइकल कोड की लेंथ, ठीक है, चेस्ट सर्कम। सो इंपॉर्टेंट है, पल्स रेट आपको याद होनी चाहिए, 140 पर मिनट होती है, ठीक है। तो लोगों को, कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता होता है, और इंटरव्यू में खासकर वो पूछ लेता है कि बच्चों में, न्यू बॉर्न बेबी में पल्स रेट क्या है, तो वो 78 पल्स बीट्स पर मिनट के हिसाब से अपना जवाब दे देते हैं, और वहीं आपका सिलेक्शन रुक जाता है। क्योंकि आपको जब यही नहीं पता है कि बच्चों की पल्स रेट क्या होती है, तो आप फिर डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया, आपको पता होना चाहिए, और हम हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट 28 पर मिनट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी 28 पर मिनट होता है। ब्लड प्रेशर 60/40 और 80/50। प्री टर्म बेबी किसको कहते हैं, लेस देन 37 वीक्स का जो बच्चा होता है। लो बर्थ बेबी LBW किसको कहते हैं, लेस देन 2.5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी है। फिर अबगार स्कोर की ये टेबल याद रखें। अबगार स्कोर जो है 10 तक रीडिंग होती है, यानी जो मैक्सिमम होता है उसमें 10 रीडिंग होती है, मतलब 10 नंबर आता है। उसमें मोर देन 7 है तो नॉर्मल माना जाता है, 4 से 6 है, ठीक है, तो मॉडरेट माना जाता है, और लेस देन 4 है तो सीरियस सीवियर कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। तो कैसे हम इसको करेंगे, स्कोर जो होता है 0, 1, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और अपीयरेंस, पहला अपगार में ए से अपीयरेंस था, तो अगर ब्लू कलर का बच्चा है तो 0 उसको नंबरिंग देंगे, लाइट पिंक है तो 1 देंगे, पिंक है तो 2 देंगे। पल्स देख लेंगे, फील ही नहीं हो रही है तो अब्सेंट है, 0 देंगे नंबर। लेस देन 100 आ रही तो 1 देंगे, ग्रेटर देन 100 है तो 2 देंगे। ग्राइमेस देख लेंगे, फ्लैसिड है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है बच्चा, ठीक है, फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन कर रहा है, एक्टिव है तो 2 नंबर देंगे। एक्टिविटी एब्सेंट है, स्लो है, या अच्छी तरह वेल क्लाइंग, बच्चा बर्थ पे रोया है, ठीक है, 2 देंगे। रेस्पिरेशन एब्सेंट है, माइल्ड है या नॉर्मल है। तो इसके आधार पे जब इनको टोटल 5 को ऐड करेंगे ना, तो नंबर 10 में से अगर 7 आया, 7 से अबव आया तो नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से हमारा अगला ट्रीटमेंट का प्लान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, आप गार्स करो, याद होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। विटामिन के जो है, न्यूबॉर्न ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट हेमेटोलॉजिकल डिजीज, ठीक है। तो हेमेटोलॉजिकल डिजीज को कम करने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन एनर्जी मान न्यूट्रिशन, आपको ये याद होना चाहिए, PEM, ठीक है। तो PEM में ये टेबल याद रखना आप, मरासमस और क्वाशियोरकर। तो मरासमस जो होता है कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होता है, क्वाशियोरकर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, ठीक है। फेस जो है मोंकी फेस होता है, M से मरासमस, M से मोंकी फेस, और क्वाशियोरकर में मून फेस होता है। क्वाशियोरकर में O आ रहा है और मून में भी O आ रहा है, तो याद रहेगा आपको O से मून फेस। एज 6 से 24 मंथ और 12 से 30 मंथ, तो दोनों की सेम ही है लगभग, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। एडिमा एब्सेंट होता है मरासमस में और प्रेजेंट होता है क्वाशियोरकर में। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये स्किन वाला, फ्लैग साइन पॉजिटिव किस में, तो क्वाशियोरकर में। तो F से और फ्लैग, और K से क्वाशियोरकर, FK से याद रख लेना, ठीक है। एपेटाइट पुअर होती है, क्लबिंग ऑफ फिंगर क्वाशियोरकर में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। फिर रिकेट्स की बात करें तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से रिकेट्स होता है, तो आपको पता ही होगा। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें बनता है, लक्षण जो क्लिनिकल फीचर है उसमें लास्ट वाला, ग्रीन स्टिक फीचर फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज द सिम्टम ऑफ रिकेट्स, क्लिनिकल फीचर ऑफ रिकेट्स। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाकी आप पढ़ सकते हैं। हाइड्रोसिफेलस की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, इनलार्ज हेड साइज हो जाता है जिसमें बच्चे का। और सनसेट साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरा अबाव द कॉर्निया, सनसेट साइन, ठीक है। और कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलिस की बात करें तो टॉर्च जो इन्फेक्शन होता है ना, टॉक्सिक रुबेला, साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सिप्लाज्मोसिस, इनसे होता है। पोलियोमाइलाइटिस की बात करें तो पोलियोमाइलाइटिस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एंटेरोवायरस होता है, ठीक है। पोलियो वायरस 3 तरह के वायरस हैं, ट्रांसमिशन फीको ओरल होता है, क्लिनिकल फीचर पैरालाइसिस आपको पता ही है। फिर मीजल्स की बात करें, RNA वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस फैमिली से, ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज होता है, फीवर वगैरह होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मीजल से, वो कोपलिक स्पोर्ट्स है, जो सेकंड और थर्ड डे पर आता है पेशेंट्स को, बच्चे को, ठीक है। तो कोपलिक स्पोर्ट्स आपको याद रखना, के से कोपलिक, M से मीजल, KM, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसकी याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है, ओटाइटिस मीडिया इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल, क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, आप याद रखें इसको। नियोनेटल जॉइंटिस, नियोनेटल जॉइंटिस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
आपको मैं एज ए समरी बता देता हूँ। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें पीलिया लगभग सभी बच्चों को हो जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार के पीलिया होते हैं जॉइंटिस जो बच्चों में होता है, एक तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, एक पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है जो 24 घंटे के बाद, लाइक 36 घंटे के बाद होता है जो, ठीक है, बेबी होने के लगभग 1.5 से 2 दिन बाद जो होता है बीत जाने पर, वो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है। फिजियोलॉजिकल लाइक अपनी मतलब उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने आप ही सही हो जाता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है। एक होता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो 24 घंटे, बेबी के जन्म के 24 घंटे के अंदर ही हो जाता है। तो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस को कैसे पहचानेंगे? एक तो इन्फेक्शन होंगे उसमें, हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी है उसमें उसका चेकअप करवाएंगे। बाकी जो है उसका जो बिलोरुबिन है मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर, मतलब बहुत जल्दी बढ़ता है, ठीक है। और लक्षण काफी जल्दी आते हैं उसमें। और फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में बस ट्रीटमेंट क्या है, माता का दूध पिलाएंगे, उसको कहेंगे कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, जितनी से जितनी जितनी बार स्टूल पास करेगा बच्चा उतनी जल्दी बिलिरुबिन डाउन होगा। और 6 से 7 दिन में, एक हफ्ते में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपने आप सही हो जाता है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, उसमें कोई अगर इन्फेक्शन है या कोई कारण है लाइक RH इनकम्पेटिबिलिटी या ABO इनकम्पेटिबिलिटी, ब्लड ग्रुप से कोई रिलेटेड डिजीजेज हैं, तो उनको रूल आउट करना, उनके अनुसार ट्रीटमेंट करना होता है और फोटोथेरेपी करनी होती है, फोटोथेरेपी, ठीक है, बच्चे को करवाई जाती है। तो इसको आप पढ़ लेते हैं, न्यूनेटल जॉइंटिस समरी आपको बता ही दी है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है 36 घंटे के बाद होता है, 12 mg पर डेसीलीटर तक लगभग जाता है इसका। पैथोलॉजिकल क्या है, 24 घंटे के अंदर ही होता है, और देखिए 15 mg पर डेसीलीटर से ऊपर बढ़ता है। कोजेज क्या होगा ये लिखे हुए, हेमोलाइटिक आर्च इनकम्पेटिबिलिटी, कोई इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, G6PD डेफिशिएंसी हो गई, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, फोटोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। फिर इंपॉर्टेंट है ORS। ORS कई बार हम मतलब एडवाइस तो हर बार करते हैं, लेकिन हमें उसका अंदर का फॉर्मूला नहीं पता होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वैसे भी क्वेश्चन कई बार बन सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। डायरिया लूज मोशन में हम ORS का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी। तो इसमें NaCl 2.6 ग्राम होता है, तो इसका इंग्रेडिएंट का ग्राम भी याद होना चाहिए कि कितना पड़ा होता है। तो NaCl 2.6 ग्राम, KCl 1.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, ग्लूकोज 13.5 ग्राम, और वाटर हो गया 1 लीटर। तो आपको ये याद होना चाहिए टेबल, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये हमने फिजियोलॉजी में भी जब क्लास ली थी तो उसमें पढ़ाया था। तो ट्रायोसोमी की बात करें तो ट्रायोसोमी ऑफ 21 डाउन सिंड्रोम, ट्रायोसोमी ऑफ 18 एडवार्ड सिंड्रोम, ट्रायोसोमी ऑफ 13 पटायो सिंड्रोम, एक्सो टर्नर सिंड्रोम, XXX सुपर फीमेल, XXY क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, XYY सुपर मेल। तो आपको ये याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। फिर डाउन सिंड्रोम के इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, हाइपोटोनिया, ठीक है, और कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रश फील्ड स्पॉट्स ऑन आइरिस। तो ये क्वेश्चन आता है, आप इसको पढ़ के जाएं जरूर। एडवार्ड सिंड्रोम क्या है, सील्ड चेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सील्ड चेस्ट इज द सिम्टम ऑफ एडवार्ड सिंड्रोम, और सील्ड चेस्ट आल्सो इज द एग्जांपल ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ये देखिए नीचे लिखा है। तो बोथ में सील्ड चेस्ट आएगा। पटायो सिंड्रोम में कैटरेक्ट होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो वेब्ड नेक याद रखना और सील्ड चेस्ट याद रखना, और वाइडली स्पेस्ड निप्पल से याद रखना, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर देके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आजकल, जैसे क्वेश्चन नए तरीके के आ रहे हैं कि ये पेशेंट, एक बेबी कम इन योर क्लिनिक, देन दिस दीज आर द फीचर ऑफ दैट बेबी, ठीक है। तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको डायग्नोसिस करना होगा कि क्या है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, यही सारे सिम्टम होंगे उसमें। फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कुछ साइंस और डिजीज हैं, तो ये याद रख लेना आप, ट्राउजे एंड चेबोस्टेक्स साइन जो होता है VDDR टाइप 1 में होता है। VDDR क्या होता है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, फुल फॉर्म है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स। तो उसमें होता है ट्राउजे और चेबोस्टेक्स साइन, याद रखना। सनसेट साइन हाइड्रोसेफेलस अभी पढ़ के आए हम, इंपॉर्टेंट है। गोवर साइन इंपॉर्टेंट है, वीकनेस ऑफ पेल्विक गर्डर मसल। डबल गैस बबल साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, रे टू एक्सेसिव फोटोथेरेपी। हचिंसंस टीथ इंपॉर्टेंट है, कंजेनाइटल सिफिलीज में होता है। फिर आपका मैकवेन साइन हाइड्रोसिफिलिस में होता है। तो हाइड्रोसिफिलिस में दो साइन होगा, एक तो सनसेट साइन और एक मैकवेन साइन। तो इंपॉर्टेंट है, बस नाम नाम आपको याद रखने हैं। फिर पीजन शेप्ड चेस्ट जो होता है रिकेट्स में होता है, याद रखना है। फ्लैग साइन क्वाशियोरकर में अभी पढ़ के आए हम, इंपॉर्टेंट है, FK से याद रखना आप। कर्निंग साइन टाइटनस नियोनेटरम में होता है, ठीक है, टाइटनस नियोनेटरम। तो आपको याद रखना है कर्निंग साइन, KT से याद रखना है, KT, ठीक है। फिर आपका बिम्बर्गर साइन होता है
नी एक्सरे में पाया जाता है, कंजेनाइटल सिफिलिस में, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस थैलेसीमिया में एक्सरे में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड लगभग देख लेंगे आप। इसमें इंपॉर्टेंट इंक्यूबेशन पीरियड जो आपको याद करके जाना ही है वो येलो फीवर का याद रखना, रेबीज का याद रखना, टिक लगा ले मेरे साथ, मलेरिया का याद रखना, मम्स का याद रखना, टाइफाइड का याद रखना, मीजल्स का याद रखना, चिकन पॉक्स का याद रखना और पोलियो का याद रखना। बस इतना आपको याद रखना, बाकी आप छोड़ सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बात करें तो आईजीजी जो होता है स्मॉलेस्ट और क्रॉस द प्लेसेंटल वेरियर, तो इकलौता आईजीजी होता है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर देता है। तो क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रख के जाएं। आईजीएम की बात करें तो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होता है। और फिर आप बात करें आईजीजी और ए कोल्ड इम्यूनोग्लोबिन कहलाते हैं। ठीक है, तो अनिल कपूर का गाना ए जी ओ जी, ओ जी सुनो जी, तो उससे याद रखना ए जी जो है कोल्ड इम्यूनोग्लोबिन है। ऐसी मैंने बता दिया, आप ज्यादा उसमें सीरियस मत होना। प्रेजेंट इन मिल्क जो होता है एजी होता है। आईजीई जो होता है ईजनोफिलिया में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है एलर्जिक कंडीशन में। आईजीए जो होता है कॉमनेस्ट इम्यूनोग्लोबिन डेफिशिएंसी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स जो होता है मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स होता है। तो पीएस से याद रखना, प्रोलैक्टिन और सिक्रीशन से एस, तो याद रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। सिक्रीशन और इजेक्शन दोनों ऑप्शन में होंगे तब कंफ्यूजन हो जाएगी। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स होता है सिक्रीशन करवाता है। ऑक्सीटोसिन जो होगा इजेक्शन करवाता है। समझ गए, सिक्रीशन लाइक ग्लैंड से सिक्रीशन, और इजेक्शन हो गया ब्रेस्ट से इजेक्शन करवाना। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो मैंने लगभग सारा सब कुछ जो मॉडर्न पीडियाट्रिक्स से संबंधित है वो सब पढ़ा दिया है। आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, और साथ में आपको जो हम सारी वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं वो साथ में आप पढ़ते जाएं। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।